नमस्ते, मैं श्रेयस पिंजावरे। स्वागत करते हैं आपका तजुर्बे के इस सफर पर जिसका नाम है अनुभव। द पीपल यू डोंट नो बट द एक्सपीरियंस यू शुड नो। आज हमारे साथ एक ऐसे अनुभवी है जिन्होंने अपने रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ फील की है। उनके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई है, पर उन कठिनाइयों से उठकर आज वो ऊंचाइयाँ छू रहे हैं। हम स्वागत करते हैं द एडिटर ऑफ खंबा देशोन्नति, मिस्टर राजेश राजौरी सर का। Welcome sir and thank you for being with us today. थैंक यू। आइए शुरू करते हैं अपना इस तजुर्बे का सफर। सर, ऐसा होता है ना कि जब आप स्टार्टिंग में आपके करियर जर्नलिस्ट के लिए शुरू किया तो आपको कोई चीज़ ने इंस्पायर किया होगा। तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया आपके करियर के लिए? एक्चुअली 1984 से करियर स्टार्ट किया, तब मैं 10th में ही था जब से मुझे इंटरेस्ट हुआ। एक्चुअली मैं गजानन महाराज संस्थान शेगांव, मेरा प्रॉपर शेगांव है, तो शेगांव में गजानन महाराज संस्थान की लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए जाता था। तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते मुझे इंस्पायर हुआ कि हम लोग इसमें पत्रकार दूसरों की न्यूज़ पढ़ते हैं तो अपन भी इसमें न्यूज़ लिख सकते हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि अपन पत्रकार बने करके उस वक्त मुझे थोड़ा सा क्लिक हुआ। लेकिन एक्चुअली कैसा हुआ कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो मैंने पहला लेटर टू एडिटर डेली तरुण भारत नागपुर उनको एक लेटर लिखा था कि भारताचे गुप्तहेर नवे सुस्तहेर, कि हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा है कि हमारे पंतप्रधान की हत्या हो रही है और उसके ही सिक्योरिटी वाले कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कि हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो कैसे काम करता है। हम तो गुप्त, क्योंकि उसके पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार जब हुआ था तो उसकी भी इंफॉर्मेशन हमको दूसरे देश ने दी थी कि आपके देश के अंदर ऐसा ऐसा हो रहा है। तब इंदिरा गांधी ने निर्णय लेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार करके अमृतसर के अंदर जो गुरुद्वारा उसके ऊपर वहाँ कार्रवाई करके खालिस्तानवादियों को वहाँ से निकाला था। तो वो अब उसी का बदला लेने के बाद में ही, मतलब उसका बदला करके ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई। तो उस वक्त मैंने लेटर टू एडिटर लिखा था और वो पहला मेरा लेटर टू एडिटर छपा था तरुण भारत में। तब से मुझे और ज़्यादा अच्छा लगने लगा कि चलो अपना एक लेटर भी छपा है, अब अपन कुछ न्यूज़ भी लिखेंगे। फिर मैंने छोटे मोटे अखबार में न्यूज़ लिखना शुरू कर दिया था 10th में ही, और जैसे ही फिर 12th तक के ऐसा चलता रहा। फिर 12th में थोड़ा सा मतलब जब ऐसा लगा कि इसी को करियर बनाया जाए तो फिर मैंने पिताजी से कहा कि मुझे इसमें जाना है। पिताजी का फिर उसको विरोध था कि नहीं, अभी तेरा इसमें जाने का कोई काम नहीं है, तो ऐसा कर वैसा कर, लेकिन नहीं हुआ। एक बार ऐसी मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति हो गई कि अपने को इसी में ही जाना है, तो मैं खुद ही इससे ये छोटी सी बातों से ऐसे इंस्पायर हुआ। ये तो हो गई सर शुरुआत की बात, पर शुरुआत से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ रहता है और वो है सफर, मंजिल तक पहुंचने का सफर। तो आपके सफर में फेलियर्स भी तो बहुत आए होंगे सर, तो आपने उन फेलियर्स से कैसे डील किया और आगे बढ़ते हैं? देखो, ये एक्चुअली कैसा है, ये चैलेंजेबल जॉब है न्यूज़पेपर इंडस्ट्री का जॉब बोले तो, और जिसमें अगर आपको पत्रकारिता करना है तो और भी ज़्यादा चैलेंजेबल है। इसके अंदर ऐसा होता है कि आप गांव में रह के पंतप्रधान के खिलाफ में तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन गांव में रह के गाँव का कोई नगर सेवक है या कोई नगराध्यक्ष है तो उसके खिलाफ में लिखना बहुत कठिन हो जाता है। और एक्चुअली खिलाफ कुछ नहीं होता, जो सत्य होता है वही आजकल खिलाफ होता है, खिलाफ नहीं होता। हम लोग लिखते हैं तो सत्य लिखते हैं, लेकिन वो सत्य ही सामने वाले के खिलाफ नहीं जाता है। तो ऐसा लगता है कि उनको मतलब, तो वो जो हर्डल्स हैं वो आते हैं कि आपने जो कुछ भी लिख दिया उसके बारे में उसके रेफरकेशंस आएंगे, आपको उसके लिए कभी कभी मतलब झगड़ा भी करना पड़ेगा, आपके खिलाफ में ऑफेंस भी रजिस्टर हो सकते हैं, ये सारी बातें होती है। लेकिन हम इस बात को मान के चलते हैं कि कोई पीले चावल लेके तो आया नहीं था कि भाई आप इस क्षेत्र में आ जाओ। जब हमने निर्णय लिया है कि हमको इस क्षेत्र में जाना है और इसमें समर्पित होना है, तो उसके अच्छाइयाँ बुराइयाँ, उसके साथ में स्ट्रगल, उसके जो भी हर्डल्स, ये सब आते करते करते आगे निकलना है। लेकिन कहने का मतलब है कि उसके खिलाफ में जब पत्रकारिता आप करेंगे और लिखेंगे तो आपको सारी दिक्कतें आएंगी और सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। और स्ट्रगल करते का एक ही सबसे अच्छी बात होती है कि आपका सहनशीलता बढ़ती जाती है। अभी जितनी जितनी आपत्ति है, जितने जितने संकट मुझ पर आए, तो मुझे हर वक्त उससे एक स्टेमिना प्राप्त हुआ कि अब आने वाला संकट इतना आएगा तो मैं उसको कुछ मानने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इतना तो आके चला गया है। इसके बाद में जब बढ़ के आता है तो सोचेंगे, तो आपकी सहन शक्ति और आपका जो मतलब क्या बोलेंगे उसको, आप स्टेमिना बोलेंगे उसको, वो बढ़ जाता है संकट। सर, ये प्रोसेस में एक डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो
तो आज के यूथ में, आज के स्टूडेंट्स में वो लैक होती है चीज की, डिसीजन नहीं ले पाते बच्चे। तो आपने आपके लाइफ में डिसीजंस कैसे लिए और दो ऑप्शंस में या ऑप्शंस में कैसे सिलेक्ट किया? देखो, डिसीजन लेने के लिए तो ऐसा है कि आपका ज्ञान ही उसमें काम आता है एक्चुअली। और आपका ज्ञान कहाँ से बढ़ता है? रीडिंग से बढ़ता है। सबसे बड़ी बात, जैसे आज मोबाइल का आप जमाना देख रहे हैं, तो इसमें डिसीजन लेवल जो है वो खत्म होते जा रहा है। अभी मेरे कुछ मान लो रिपोर्टर्स है, उनको कुछ करना है तो वो कुछ ज्यादा नहीं करते, कॉल लगाते, सर ऐसा ऐसा आहे काय करायला पाहिजे, हम उसको बोल देंगे हो गया। लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाया ना, तो आगे से डिसीजन लेने वाली पीढ़ी इस मोबाइल की वजह से खत्म हो रही है, ये आप समझ लीजिए। वो हर किसी पे डिपेंड हो रही है। जबकि ऐसा था कि डिसीजन लेने के लिए अवेलेबिलिटी अगर मालूम नहीं है तो आप खुद डिसीजन लेंगे, और आज अगर आपका डिसीजन गलत हुआ है तो अगली बार वो गलत नहीं होगा। उससे आप सीखेंगे कि अरे यार ये अपने डिसीजन गलत लिया था, तो उसके अगली बार में आप उसको सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आप डिसीजन नहीं ले रहे हो तो ये जिंदगी का सबसे कठिन डिसीजन, रॉन्ग लो या राइट लो, गलती होगी लेकिन हम उसको सुधारेंगे जरूर। और आपका इंटेंशन सही होना चाहिए तो सुधारने वाले भी मिल जाते हैं। और आपका इंटेंशन अगर सही है तो फिर कोई बात की इसमें तकलीफ नहीं जाती कि सामने वाला भी होता है कि हाँ इसका जरूर गलती से हुआ होगा। डिसीजन लेने के लिए तो खुद में ही लेना चाहिए डिसीजन। सुनना सबकी, करना मन की, ऐसा बोलते हैं, तो वो होता है। लेकिन उसके लिए आपको रीडिंग बहुत जरूरी है, आपका वाचन होना चाहिए। आपको डिसीजन लेने में आपका रीडिंग बहुत सहायता करता है आपको। सर, आपने बहुत सही बोला कि रीडिंग बहुत जरूरी है, पर ऐसा भी कभी कभी होता है कि हम कुछ डिसीजन लेते हैं पर उस डिसीजन पर कायम नहीं रह पाते। अब फॉर एग्जांपल बच्चे बोलते हैं कि हम पढ़ेंगे, पर वो पढ़ नहीं पाते, कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, बोलेंगे तो लेजीनेस आ जाता है या प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है। तो इन सब से कैसे डील कर सकते हैं? लेजीनेस से ऊपर उठ के कैसे कुछ चीज कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो ऐसा है कि एक मैंने सुंदर एक कोटेशन पढ़ा था दैनिक भास्कर में कई साल पहले। उन्होंने ये लिखा था कि जिन लोगों को आप बड़ा मानते हैं, जिन लोगों को आप सक्सेसफुल मानते हैं, जिन लोगों को आप बहुत ऊंचाई पे समझते हो, वो लोगों के पास में भी एक दिन के 24 घंटे ही है। आपके पास में भी एक दिन के 24 घंटे हैं, उनके पास में भी एक ही दिन के 24 घंटे ही होते हैं। लेकिन होता है कि आप सही दिशा में कर रहे हो क्या। अगर आपने बहुत मेहनत की, बहुत पसीना हो गया, बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया, लेकिन उसमें पानी नहीं निकला, तो आपकी मेहनत व्यर्थ हो गई। और वही आपने गड्ढा खोदा और पानी निकल गया तो मेहनत आपकी हुई। तो कहने का मतलब है कि आपने जहाँ खोदना था उसका नॉलेज लेके कि हाँ यहाँ पानी लग सकता है, ये ढलान है, उसकी जो जानकार है उनसे आपने इंक्वायरी करके वहाँ पर अगर खोदा है तो जरूर आप वहाँ सक्सेस हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि डिसीजन लेने के लिए तो आपका ज्ञान काम आता है, और दूसरी बात है कि आपका जो पैशन होना चाहिए, आप उसको आप कन्वर्ट कर लो बिजनेस में। आपको जो लगता है कि मेरी ये रुचि है, मुझे ये करना है। तो बहुत मैंने आपको पहले शायद कल परसों आप लोग जब आए थे तो मैंने आपको बताया था कि 3 इडियट पिक्चर आया था, उसके अंदर भी उसने वो बताया था कि अरे यार तेरे में हुनर तो फोटोग्राफी का है और तू जा रहा है इंजीनियर बनने के लिए, तो कैसा होगा। तो जैसे कहने का मतलब है कि हम लोग ये हमारे को भी पहचाने, शॉर्ट करके आपको पता ही है वो आता है, खुद पे शॉर्ट करना चाहिए। खुद के स्ट्रांगनेस क्या है, वीकनेस क्या है, हमारे अपॉर्चुनिटीज क्या है, हम क्या कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि हर चीज में काम करने के लिए 3 सूत्र होना चाहिए, एक आस्था, अवस्था और व्यवस्था। तीन सूत्र। आस्था मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसके अंदर आपकी आस्था बहुत जरूरी है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरी आस्था होना चाहिए, उसमें मेरी श्रद्धा होना चाहिए। फिर आपकी अवस्था होनी चाहिए कि आपकी बॉडी उसके लिए काम करे। अब मैं बोलूँ कि मुझे तो कुछ नहीं करना, मेरी तो वजन ही 40 किलो, तो आपकी अवस्था नहीं है तो आपने वो काम नहीं करना चाहिए। शारीरिक अवस्था देखना चाहिए आपकी। तो कई हमारे न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में लोग हैं जो रात में लेट अवस्था के काम करना होता है न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में, रात में 12 साढ़े 12 बजे तक, लेकिन वो जब जागते हैं तो सवेरे उनके मुंह में छाले आ जाते हैं। तो इसका मतलब आपकी अवस्था नहीं है, आप काम नहीं कर पाएंगे बराबर, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। तो आस्था, अवस्था, और फिर जहाँ आप कुछ काम कर रहे हैं, अगर घर में काम कर रहे हो तो व्यवस्था, उस टाइप की व्यवस्था हो। फिर ऑफिस में काम कर रहे हो तो उस ऑफिस की व्यवस्था हो। ये 3 सूत्र अगर आपने जोड़ लिए बराबर, इसको पिरो दिया व्यवस्थित, आस्था, अवस्था और व्यवस्था, तो आपको कहीं कोई मतलब रोक टोक ही नहीं है, आप आगे ही निकलते चल जाते हैं। और हम लोगों ने मतलब जिंदगी के प्रिंसिपल में ये रखे, पढ़ना है ना, जैसे आप पढ़ने के लिए कितनी अच्छी अच्छी किताब। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, सत्याचे प्रयोग करके पढ़ो। उसके बाद में पढ़ना है आपको शिवखेड़ा की किताबें पढ़ो, उसके बाद में उज्ज्वल पाटनी की किताबें पढ़ो,
उमेश कनकौलीकर हमारे मित्र हैं, वो भी मोटिवेशन लेक्चर, उनकी किताबें पढ़ो, इनको सुनो, इनको समझो, आपको इतना कुछ ज्ञान का भंडार मिलेगा और इतनी चेयरफुल बातें, इतनी चेयरिंग मिलेगी आपको कि आपको ऐसा लगता ही नहीं मैं तो थकता ही नहीं हूँ। मुझे बाकी के प्रेस वाले सर आप कैसे करते हैं, रात में 12:30 तक ऑफिस में होते हैं, सुबह 5 बजे योगा क्लास के लिए निकल जाते हैं, तो ये होता कैसे? बाद में दिन भर नहीं सोते? मैं नहीं सोता दिन भर, क्योंकि आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि आपका आनंद ही आपके अगर जॉब में आता है मान लो, तो आपको आवश्यकता नहीं ना, इतने 5 घंटे सफिशिएंट है सोने के लिए आपके लिए। और आलस्य की बात यह है कि जहाँ आलस्य आता कहाँ है, जहाँ आपका उत्साह चले जाता है वहाँ आलस्य आता है। तो आपका उत्साह जाना नहीं चाहिए, इसके लिए आपको आपके पसंदीदा ही काम करने चाहिए, तो आपका जाएगा ही नहीं उत्साह। अभी मुझे कोई कहते कि ऐसी न्यूज है तो ठीक है, हाँ चलो चलो चलो, न्यूज के लिए ऐसा कर लो वैसा कर लो, उसकी न्यूज के ऐसे कर, आ गया उत्साह, तो लग गया। कोई नींद नहीं आती, कुछ दूसरे काम भी याद नहीं आते, तो ये सारा आप कर सकते हैं। सब कुछ सिर्फ आप में समाया हुआ है, हम हमारी शक्ति को नहीं पहचानते। सबसे बड़ी बात होती है हमारे पास ही हमारी शक्ति होती है, हमारे सिर्फ। हाँ मैं जरूर मानता हूँ कि दिशा देने वाला मिलना चाहिए, और दिशा देने वाला अगर नहीं मिलता है तो हमको दिशा अच्छे से चुन लेना चाहिए। अच्छे से दिशा चुनने के लिए जो बाकी लोग हैं, मतलब जैसे कहते थे कि अकबर बादशाह के 9 रत्न दरबार था, बीरबल है, तानसेन है, सब है, तो वैसे समाज में आज भी अलग अलग पीढ़ी के अलग अलग लोग बैठे हैं। तो वो दादा लोगों से हम लोग अगर बात करेंगे तो हमारे को उनका एक्सपीरियंस मिल जाता है और उनसे नॉलेज मिल जाता है, हम हमारा चूज करके आगे निकल जाते हैं। पत्रकारिता करते वक्त शुरू में मुझे तो कुछ आता ही नहीं था पत्रकारिता का, तो मैं तो छोटी छोटी गाँव की जो भी खबर रहती थी वो बेचता था। फिर मैंने सोचा कि भाई जब मैं कोई भी चीज अगर करता हूँ तो मैं उस चीज में टॉप होना चाहिए, मैंने उसमें मेरा पूरा समर्पण करना चाहिए। तो फिर समर्पण अपना अगर उसमें करते हैं तो पढ़ना आता है, न्यूज लिखना आता है, दूसरा कौन से ढंग से न्यूज लिख रहा है, आर्टिकल कैसे लिख रहा है, अपने को क्या करना है, ऐसा पॉजिटिविटी करते हुए हम लोग आगे निकल सकते हैं। आप पे ही डिपेंड करता है, और आप पे डिपेंड करने के लिए ये है कि आपका भी एक सराउंडिंग कैसा है, आपकी सोच कैसी है, उस पर निर्भर करता है। और आपकी सोच, आपकी सराउंडिंग, ये सब वैसी बनती है जैसा आप ढलना चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। द सीक्रेट सीडी आपको मालूम ही होगी, आप लोग तो इतना जानते हैं, उसको देखना चाहिए। जो चीज को आप बार बार करेंगे वो आपके तरफ आते रहेंगे, जिस चीज, तो आपको अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से काम करना चाहिए, रिजल्ट आपको मिलते ही मिलते। सर आप ये फील्ड में करीबन 35 इयर्स से हो, व्हाट केप्ट यू गोइंग सर? हमारा तो फील ही रोज का डेली चैलेंजेबल फील है ना। यहाँ तो आज जो भी आपने पढ़ लिया, आज के अखबार में जो छप गया वो रद्दी हो गया, कल के लिए वापस फिर आटा लाना है, गेहूं लाना है, चक्की में पीसना है, फिर नया आपको देना है। तो हमारे तो रोज अलग अलग आते हैं, तो वो चैलेंजेबल ही आते हैं सब। आज कोई घटना अलग घटती है, कल कोई घटना अलग घटती है, वो घटना की तरफ देखने का दृष्टिकोण किसका क्या होता है, और हम लोग, वो चैलेंज ही हमको प्रेरित करता है, हमारा काम ही हमको प्रेरित करता है कि आज हमको नया क्या देना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अखबार में अदर अखबार से कुछ तो भी हटके आवे, आज कुछ तो भी मैं हटके दूँ, तो फिर मैं सवेरे से वो सोचने लग जाता हूँ कि हटके क्या देना है। ये प्रेरित करता है कल के लिए, यही परसों के लिए प्रेरित करता है। आपका जवाब ही आपको प्रेरित करते जाता है। सही में, मतलब अगर जॉब में प्रेरित करना है तो फिर आप बोर हो ही नहीं सकते। तो सर, आपको हम अब बात अनुभव की कर रहे हैं, हम आपके अनुभव सुन रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपको दूसरों के अनुभव से कभी प्रेरणा मिली हो, कभी आप दूसरों के अनुभव से सीखे हो? बहुत बार होता है ऐसा, दूसरों के अनुभव से। मतलब कई पत्रकार मैंने देखे कि जो मेरे से पहले स्टार्ट में पत्रकारिता में थे, बाद में वो पत्रकारिता में नहीं रहे, या पत्रकारिता में जो एक मुकाम उन्होंने हासिल करना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। तो उन्होंने क्यों नहीं किया, उन्होंने क्या गलतियां की, ये मैंने देखा। और कुछ पत्रकारों ने जैसे वो छोटे छोटे स्वार्थ के लिए कि छोटे बच्चे का जो अच्छी, उसने बच्चे ने कुछ मार्क्स ले लिए तो उसका सुयश करके फोटो छापते, तो वो पत्रकार 100 रुपए उनको चार्ज करते थे, जबकि वो अखबार वाले भी ना मूल्य छपते थे। यहाँ खामगांव में वो 100 रुपए लेते थे। तो फिर मुझे आश्चर्य लगा, मैं बोला पत्रकार ऐसे क्यों लेते हैं, तो बोले हाँ कमाई के लिए लेते हैं। बोला हमको नहीं करनी ऐसी 2 नंबर की कमाई, तो हमने नहीं लिया वो। तो वो बाद में पता चला उसका कि उसके मतलब रिजल्ट अच्छा है, लोगों में एक गुडविल बनी, इमेज बनी। आप कोई न्यूज के लिए पैसे ले रहे हो, कोई न्यूज दबाने के पैसे ले रहे हो, ये तो दुधारी तलवार है पत्रकारिता, मीडिया बोले तो। इसमें तो छापने के भी पैसे मिलते हैं और न छापने के भी मिलते हैं। न छापो तो वो सामने वाला दे देता है, और जो उसका विरोध रहता है बोलता है इसके खिलाफ में छापो, तो वो पैसे देता है। तो
आपको ये सब बातों से बचना है। तो ये जिन जिन लोगों ने जो गलतियां की वो हम लोगों ने गलती नहीं की, तो हम ज्यादा लंबा चलेंगे, ज्यादा दूर तक चलेंगे, 35 साल तक चलेंगे, 50 साल तक चलेंगे। ये बात को हम समझ गए थे और हमको जो खाना है वो ईमानदारी से ही खाना है। तो मुझे इस बात को है मैं जो काम कर रहा हूँ उसके साथ में ईमानदारी से जुड़ा हूँ, मैं उसको न्याय दे सकूँ। बाकी काम मैं ऐसे नहीं करूँ कि जिससे मैं उसको न्याय नहीं दे सकूँ। ये बातें भी अगर आप देखेंगे तो और एक्सपीरियंस, अनुभव तो बोलते हैं सबसे बड़ा गुरु अनुभव ही होता है। और अनुभव जब भी आएंगे तब तो आप कुछ करने के लिए निकलेंगे, कोशिशें करनी पड़ेगी। कोशिशों के लिए मुझे एक अच्छा सा शेर याद आ रहा है कि इन हाथों के लकीरों में नसीब को क्या देखते हो, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके नसीब में हाथ नहीं होते, ऐसा बोलते हैं। और अब वो सारी परिस्थिति जो गंभीर है, हम कहते हैं बार बार कि अनएम्प्लॉयमेंट की परिस्थिति है, मैं जबकि मानता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयबल पीपल इज द प्रॉब्लम, ऐसा होता है। लेकिन कोशिश हम लोग नहीं करते, हम देखते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं हो सकता। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। आपने तो उनका बच्चन जी की कविता देखी हो, सुनी होगी। तो ऐसे बहुत सारे शायर, मुझे एक थोड़ा सा ये भी है कि मैं शायरी तो लिखता नहीं हूँ लेकिन पढ़ता हूँ और कुछ जमा करके रखता हूँ, तो उससे भी प्रेरणा मिलती है। जैसे मैंने अखबार में ये देखा था कि एक अगर फोटो है तो उस फोटो के अंदर 1000 शब्द का सामर्थ्य होता है। आपको अलग से न्यूज लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप एक फोटो मतलब छाप देते हैं तो उसमें से लोग 1000 शब्द निकाल सकते हैं कि इस फोटो में क्या क्या दिखाना है। तो वैसे एक शायरी भी होती है, अगर आप एक शेर लिख देते हैं तो उसमें भी 1000 शब्द का सामर्थ्य हो जाता है। तो वो कोशिश के ऊपर मुझे एक शेर याद आ रहा था कि अब लग गई आग, इस घर में बचा ही क्या है, वो शायर ऐसा कहता है। इस सब तरफ मान लो गलत्या ये आभाडस म्हटलं तो थिगड कुठं लावणार, अशी एक मराठी म्हणणे वैसे बात है। तो अब लग गई आग, इस घर में बचा ही क्या है, और जो बच गया हमें तो फिर चला ही क्या है। अपने कोशिशों का नतीजा है मुकद्दर अपना, अपने कोशिशों का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना इन हाथों के लकीरों में रखा ही क्या है, वरना इन हाथों के लकीरों में रखा ही क्या है। तो ये सारी बातें उसको लेके चलो ना, उसको पैशन लेके चलो, उसको साथ में लेके चलो ना, तो आपको कोई बात की दिक्कत ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है आपको। और ये आने दो ना, तकलीफें आएगी। मैं मेरे स्वार्थ के लिए अगर कुछ कर रहा हूँ तो बात अलग हो जाती है, और जब आप किसी समाज के लिए कुछ लेके करते हैं तो बात अलग हो जाती है। और मॉरल आपको बहुत सपोर्ट करेगा, आपका मॉरल इंप्रेशन होना चाहिए सबसे बड़ी बात। और ये हम बार बार बोलते हैं कि हम पत्रकार हैं, हम किसी को उंगली दिखाएं, ये 3 उंगलियां भी तो आपके तरफ है ना। जब आप किसी को एक उंगली दिखाते हो तो 3 उंगलियां भी आपके तरफ है, तो आप पहले 3 उंगलियां वालों खुद को तो देख लो ना कि आप दिखाने के लायक है नहीं। कबीलू के घर में मतलब आप कांच के घर में बैठे हो और कबीलू के घर पर पत्थर मार रहे हो तो आपका भी तो घर फूटेगा ना। बस ये एक बात है कि हम खुद से शुरुआत करें कि मैं जिस क्षेत्र में आया हूँ, मैंने जो व्रत किया है, मैं जिसके प्रति समर्पित हूँ, मैं उसको ईमानदारी से निर्वाह करूँ, तब आपको लोग मिलेंगे। मैं जब खामगांव में आया तो मैंने मेरे पत्रकारिता एक महासागर नाम के न्यूज़पेपर से शुरू की। उसके बाद में 92 में मैंने पेपर चेंज किया और मैं देशोन्नति में आया। तो 92 में मैंने देशोन्नति में आते बराबर ही मैंने टारगेट जो दिया था पहले 7 महीने में, तो मेरा 1 लाख रुपए का टारगेट था। 1 लाख रुपए का मेरे को विज्ञापन करना है 92 में। आज वो टारगेट बढ़ते बढ़ते मेरा 4.25 करोड़ रुपए का हो गया। आज मैं पूरे बुल्ढाना जिले से 4.25 करोड़ रुपए का मान लो बिजनेस करता हूँ सारी बातों को लेकर। तो वो बढ़ा ना बिजनेस। कई बार लोग आते हैं, साहब आप बहुत ज्यादा स्पष्ट बोलते हैं, आप किसी को सुना देते हैं, आपके कर्मचारी आपके बारे में अच्छा नहीं बोलते। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। मैं कहता हूँ मेरे कर्मचारी मेरे बारे में बिल्कुल अच्छा बोलना नहीं चाहिए। अगर वो अच्छा बोल रहे होंगे तो मैं गुड एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ। गुड एडमिनिस्ट्रेटर वही है जिसके बारे में उसके हाथ के नीचे के लोग गलत बोले, क्योंकि वो फैसिलिटी नहीं देता ना। सर मैं आधी घंटा लेट आऊंगा, नहीं चलेगा। आधा दिन नहीं आऊंगा, नहीं चलेगा। तो एक काम काने केलं, ते काम काने केलं। जब उसको पूछा जाएगा, उसको 2 बातें सुनाई जाएगी तो वो आपके फेवर में रहेगा ही नहीं ना। वो आमचे साहेब खतरनाक आहे, आमचे साहेब बरोबर नहीं बोलत, आमचे साहेब शिव्या देतात, आमचे साहेब खूप बोलतात। और मैं ये कहता हूँ कि ये सब बातें अगर गलत है मेरी, इस तरीके से काम करूँ, लोग मुझे बोलते हैं, मैं बता नहीं, मैं उनको बोलता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो डेवलपमेंट क्यों है? इसका मतलब मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। डेवलपमेंट अगर मुझे मिलता है,
अगर मैं 1 लाख से लेकर भी 4.25 करोड़ का आता हूँ मान लो, तो डेवलपमेंट मिलता है ना। तो इसका मतलब लाइन सही है। बात करने का वो भी बात मैं मानता हूँ, बात बेतुका हो मगर बात करने का सलीका चाहिए। कबूल है मुझे। किसी को हम प्रेम से कहते हैं कि आपके पिताजी का नाम बताओ, तो वो जरूर बता देगा, लेकिन हम उसको मराठी में बोलते हैं कि तुझ्या मायच्या नवऱ्याचं नाव सांग, ये लाफा लगा देगा अपने को, बताएगा नहीं। जबकि पूछा तो हमने वही है कि आपके पिताजी का नाम क्या है, लेकिन ढंग तरीका अलग हो गया। इस बातों को भी ध्यान में रखा जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आपको टीम लेके चलना है, आज मेरे पास में 350 लोगों की डिस्ट्रिक्ट में टीम है, तो टीम लेके जब चलना है तो आप अगर कुटुंब प्रमुख की भूमिका में वहां पर हो, तो उससे कोई ना कोई नाराज रहेगा, उससे कोई ना कोई आनंदित रहेगा, ये होना ही है। आपको सबको लेके चलना है। घर में मान लो फादर है, भाई बहन, आजकल तो भाई बहन भी बहुत कम होते हैं। एक तो पहले तो 4 हम लोग 5 भाई बहन हुआ करते थे, तो उस वक्त अगर किसी को साइकिल चाहिए तो फादर एट ए टाइम एक को साइकिल दे सकते थे, तो जिसको एक को दे दिया वो तो खुश हो गया, बाकी के 3 तो नाराज हो गए ना। लेकिन इसका मतलब क्या फादर का उनके प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, ऐसा थोड़ी होता। लेकिन वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, तो उसके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट होगा ही, लेकिन उसका डिसीजन क्या हित में है ये देखना चाहिए। उसका मोटो क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, वो जो कुछ भी कर रहा है उसे मैसेज क्या जा रहा है वो देखना चाहिए। और जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ यार ये तो बात सही थी, इसकी जगह मैं रहता तो शायद मैं भी यही करता। आप टेबल के हरदम 2 साइड होती है, टेबल की, एक टेबल की उधर वाली साइड होती है, एक टेबल की इधर वाली साइड होती है। आप टेबल के किस साइड में बैठे हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। हमने ऐसा देखा कि अब मान लो एक अखबार था, वो अखबार एक ओनर के पास में था। जब वो अखबार के लिए विज्ञापन लेने के लिए कोई जा रहा है जिसके पास में बहुत सारी एजेंसीज है, तो वो बोल रहा है कि नहीं नहीं आपका अखबार चलता नहीं है, आपके अखबार में विज्ञापन कौन देगा, ऐसा होगा वैसा होगा, हम तो आपको देंगे नहीं विज्ञापन, आपके तो रेट ही बहुत ज्यादा है, ऐसे है। वो सब इस तरीके से बोल रहा है। लेकिन खुदा न खास्ता वो जो सब एजेंसी वाला मालिक था उसने एक अखबार ले लिया, वही अखबार ले लिया। और जब अब वो बोलता है कि मुझको विज्ञापन ला के दो, तो उसको उसका रिपोर्टर बोलता है सर आपके पास में जब हम विज्ञापन लेने आते थे तो आप आपके अखबार के बारे में ये बोलते थे, आज आपने अखबार खरीदी कर लिया तो क्या सब चेंज हो जाएगा? चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ कि आप टेबल के किस साइड में बैठे हो, मायना ये रखता है। और फिर आपको कैसे बनना है, यूथ को कैसा होना चाहिए? यूथ को होना चाहिए छुर्री, खरबूजा छुर्री पे गिरी क्या और छुर्री पे खरबूजा गिरा क्या, काटना तो खरबूजे को ही है, छुरी को कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी चला दो आप, उसमें खरबूजे को डाल दो या खरबूजे पे छुरी चला दो, तो हाँ वो छुरी बने होता है। लोगों को लगता है, मैं कहता हूँ कि आप मेरे पास में मेरी हिस्ट्री सुनिए, मेरे पास नहीं है। आप बोलते हैं ना कि भाई बगैर 2 नंबर के काम करे कोई बड़ा नहीं हो सकता, एक फालतू की बात है। ऑटो अरे कितनी बढ़िया बढ़िया किताबें, बिजनेस महाराज की किताब पढ़िए आप। अनिल अंबानी लोगों के गाड़ी, अनिल अंबानी अपने दूसरे अनिल और मुकेश अंबानी के पिताजी धीरूभाई अंबानी, ये लोगों के गाड़ियों में दूसरे के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालने का काम करते थे। आप उनका हिस्ट्री पढ़िए, बायोग्राफी पढ़िए। वो आदमी ने ये नहीं सोचा कि मुझे इस पेट्रोल पंप का मालिक बनना है, उसने ये सोचा कि ये पेट्रोल पंप को जहां जिस खान से पेट्रोल और डीजल आता है मुझे उस खान का मालिक बनना है, बन गया। अरे सोचो तो सही, सोचने में थोड़ी पैसे लग रहे हैं, वो सोचो और उसके हिसाब से आप काम करना शुरू करो, निश्चित रूप से आप पहुंच जाएंगे, निश्चित रूप से। वैसा ही आपको पूरा वातावरण मिलते चल जाएगा। सोच, आप एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है ना कि सपने वह नहीं होते जो रात में सोते वक्त आते हैं, सपने वो होते हैं जो रात में सोने नहीं देते। उसको कहते हैं सपने। हम सपने देखे रात्रि असर पाल तसर पाल, क्या पाल यार, रात को 12:30 बजे सोते, सवेरे 5 बजे उठते, तो मिसेज बोलते आप तो करवट भी नहीं बदलते। सपने कहाँ से देखेंगे? सपने कोई सपने अपने नहीं आते। आप परिश्रम इतना कर लो, इतनी ऐसी नींद आएगी आपको कि सपने का काम ही नहीं